श्रोताओं, कार्यक्रम किसान वाणी में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक अनुभवी कृषक रामदयाल यादव जी। तो आइए जानते हैं इनसे कृषि अनुभव जो निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों के लिए हितकारी होंगे, लाभप्रद होंगे। सबसे पहले रामदयाल यादव जी, नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम किसान वाणी में। आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि आप खेती किसानी कब से कर रहे हैं और आपके इसमें क्या अनुभव? मैं पिछले 5-6 वर्ष से लगातार कृषि कर रहा हूँ जी। और सब नए नए जमाने की जो दवाइयाँ और खाद है इनका उपयोग करके जी अच्छा उत्पादन लेता हूँ। जी हाँ। आप ये बताइए कि वर्ष भर आप अपने खेतों में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन लेते हैं? मैं अपने खेतों में खरीफ की फसल में मक्का, सोयाबीन जी और रबी की फसल में गेहूं, सरसों, जी। दो मुख्य रूप से। अभी हाल फिलहाल में रबी का मौसम चल रहा है, तो रबी की मौसम में आपने अपने खेतों में कौन कौन सी फसल लगा कर रखी है? अभी फिलहाल में मैंने गेहूं की फसल लगाई हुई है जो लगभग 80 से 85 दिन की हो चुकी है। जी हाँ। यादव जी, हमें ये बताइए कि गेहूं की फसल लगाने के लिए शुरुआती तैयारी हमें क्या क्या करनी होती है? मैं हर साल गर्मी में जी जमीन को 2 बार कल्टीवेटर करके छोड़ देता हूँ और जब बुआई का समय आता है जी तब एक कल्टीवेटर और करके आधी जमीन पलेवा करके जी और आधी जमीन में सूखे में गेहूं बोता हूँ। जी हाँ। आपने गेहूं की फसल में किन किस्मों का चुनाव किया है? मैंने गेहूं की फसल में एक पूसा तेजस जिसको HI 8759 कहते हैं और दूसरी DBW 303 और DBW 222 जो दोनों पिछले साल ही शासन की ओर से निकाली गई है, जी हाँ। उन किस्मों को बोया है। अगर इन किस्मों की हम बात करें तो इनमें क्या फर्क नजर आता है आपको? जहाँ से मैंने बीज मंगाया था उनका कहना था कि ये फसल DBW 303 जी और DBW 222 156 दिन की है, परंतु या तो बैतूल जिले के क्लाइमेट से या उनके बीज दूसरा देने से हमारी फसल पूसा तेजस के साथ साथ ही आ गई है जी जो ऐसा लगता है कि 130 से 35 दिन में कट जाएगी। जी हाँ जी। आपने जो फसलों की बुआई है वो किस पद्धति से करी है? मैंने फसल की बुआई अपनी जो देसी सीड ड्रिल है अपने जिले में लगभग हर जगह उपलब्ध है, उस सीड ड्रिल से की है। जी हाँ। जिसके अंदर मैंने बीज के साथ रासायनिक खाद मिलाकर बुआई कर दी गई। जी हाँ। बुआई करने के उपरांत फसलों में कौन कौन से कार्य होते हैं? बुआई करने के उपरांत फसलों का निरीक्षण करते रहना पड़ता है, चाहे कोई बीमारी हो या ना हो। मैं निश्चित रूप से 1 महीने की फसल होने पर जी जिंक, जो चिलेटेड जिंक आता है, जी जिंक और WDG 80% एक सल्फर आता है जी। वो सल्फर और उसमें यूरिया खाद, इनका घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल में 2 बार गेहूं पर स्प्रे करता हूँ, जिससे फसल एक समान स्वस्थ और अच्छी बाढ़ उसमें होती है। जी हाँ। हम जो वैज्ञानिक होते हैं, कृषि वैज्ञानिक, इनसे जब भी सलाह लेते हैं तो इसमें एक तत्व की बात और आती है, वो होती है बोरान की बात। तो आपने जैसा कि बताया जिंक का उपयोग करते हैं, सल्फर का उपयोग करते हैं, तो आप अपने खेतों में बोरान का उपयोग किस प्रकार से करते हैं? मैं जो जिलेटेड जिंक का उपयोग करता हूँ उस जिलेटेड जिंक में बोरान मिक्स रहती है, इसलिए अलग से बोरान डालना नहीं पड़ता है। एक नया पैकेट निकला है जिंक का जिसमें जिंक, बोरान और कुछ अन्य तत्व और मिक्सचर है। जी हाँ। उनका उपयोग करता हूँ। किसी भी फसल के लिए सबसे हानिकारक चीज अगर कोई होती है तो वो होते हैं उस फसल के खरपतवार, क्योंकि मृदा से मिलने वाले पोषक तत्व ये खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं, चूस लेते हैं, जिससे हमारी फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो आप बताइए, गेहूं की फसल में आपने खरपतवार नियंत्रण के लिए किन विधि का इस्तेमाल किया? गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए अधिकतर मेरे आसपास सभी किसान 2,4-D का उपयोग करते हैं, मैं भी उसी का करता हूँ जो चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नष्ट करता है जी। सकरी पत्ती के खरपतवारों के लिए एक दवाई आती है जिसे आम भाषा में जौ मार कहा जाता है, उसका उपयोग भी हम 2,4-D में मिलाकर करते हैं। इससे खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। जी। यादव जी, इसमें एक चीज और बताइए, आपकी किसी भी फसल में पोषक तत्व बहुत ही मुख्य तत्व होते हैं, तो आप अपनी फसलों में
खाद का उपयोग यानी उर्वरक का उपयोग किस प्रकार से करते हैं? रासायनिक खाद का ही उपयोग मैं अधिकतर करता हूँ। रासायनिक खाद में जो मुख्य नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश आती है, उसका उपयोग मैं अधिकतर करता हूँ जी। क्योंकि इसके उपयोग से जमीन की उपजाऊ क्षमता घटती है। इसलिए मैं लगभग एक बार ही इसका उपयोग करता हूँ और बाद में अधिकतर जी स्प्रे के माध्यम से उसका उपयोग करता हूँ। स्प्रे के माध्यम से करने से वो खाद सिर्फ फसलों के ऊपर रहती, जमीन के तक नहीं पहुँच पाती। जी हाँ। इसलिए उसका उपयोग करता हूँ, जिसमें खर्चा भी कम आता है। जी हाँ। आपने खरपतवार नियंत्रण के लिए भी रासायनिक तत्वों का उपयोग किया, तो इसमें एक चीज हमें ये बताइए कि पारंपरिक विधि में जो निंदाई गुड़ाई होती थी और आज के समय में जो रासायनिक तत्वों का उपयोग किया जा रहा है, इन दोनों में क्या फर्क नजर आता है? यदि हम पारंपरिक विधि से हाथों से निंदाई गुड़ाई करके खरपतवार यदि नष्ट करें तो बहुत ही अच्छा है, फसल का उत्पादन बहुत ही अच्छा और जमीन की मृदा शक्ति को बढ़ाने के लिए भी अच्छा है। परंतु इसमें दिक्कत यह है कि लेबर बहुत मुश्किल से मिलते हैं जी। पैसा बहुत अधिक लग जाता है जी। और इन सब खर्चों को जोड़ो तो उत्पादन लागत में से घटाने पे काफी फर्क पड़ता है जी। इसलिए रासायनिक नियंत्रण का ही अधिकतर उपयोग मैं करता हूँ। जी हाँ। आप हमें ये बताइए कि गेहूं की फसल में आपने सिंचाई व्यवस्था किस प्रकार से अपनाई? पहले तो पलेवा कर देते हैं जी। उसके बाद बोते हैं, जो आधी जमीन सूखे में बो करके पानी दिया है उसके बाद हर 18 से 20 दिन में जी। एक बार हम सिंचाई करते हैं। इस प्रकार लगभग 5 सिंचाई कुल हो जाती है। जी। सिंचाई व्यवस्था आपने किस प्रकार से अपना रखी है? यानी आप फ्लड इरिगेशन यानी बहाव पद्धति से सिंचाई करते हैं या स्प्रिंकलर से? नहीं, स्प्रिंकलर से नहीं करते हैं जी। हम सीधे मोटर से सीधे जमीन से पानी देते हैं। जी। स्प्रिंकलर से पानी देने में और जो फ्लड इरिगेशन यानी बहाव पद्धति से पानी देने में क्या फर्क नजर आता है? स्प्रिंकलर से पानी देने में पानी की बचत होती है जी। मजदूरों की बचत होती है और सीधे जमीन से पानी देने में मजदूर अधिक लगते हैं जी। और पानी भी अधिक लगता है। परंतु स्प्रिंकलर से खर्च काफी अधिक आता है। आजकल वैसे सरकार स्प्रिंकलरों के लिए काफी मदद दे रही है, परंतु क्योंकि हमारी नई खेती इसलिए हम अभी वो लाभ नहीं ले पाए जी। इसलिए हम सीधे जमीन से ही पानी देते हैं। अच्छा, इस वर्ष जो है गेहूं की फसल में कुछ विपरीत प्रभाव नजर आ रहे हैं क्योंकि मौसम जो था वो गेहूं की फसल के अनुरूप यानी कि उतनी ठंड नहीं हो पाई, तो आपकी फसल में इस व्याधि से संबंधित कोई समस्या समझ में आ रही है? मेरी फसल में अभी तक कोई समस्या ऐसी नजर नहीं आई जी। क्योंकि मैंने पानी रेगुलर दिया। बीच में 1-2 बार ऐसा लगा था कि फसल थोड़ी पीली हो रही थी, मैंने तुरंत कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाजार से संपर्क किया। वहां से मुझे दवाई का नाम बताया गया और उस पर स्प्रे कर दिया गया जी। तो उससे मेरी फसल ठीक हो गई। जी। फसल में एक चीज और हमें सबसे मुख्य देखने में आती है कि किन्हीं भी फसलों में कीटों का प्रकोप अधिक मात्रा में होता है, तो गेहूं की फसल में किस प्रकार की कीट व्याधियों से निपटना होता है? मेरे देखने में यह आया है कि गेहूं में कभी कभी जब वो छोटी अवस्था में होता है तो एक जड़ माहू लगता है। वो कीट गेहूं की जड़ों को काटते हैं जी। जिससे फसल पीली पड़ जाती है। और जब गेहूं में फ्लैग लीफ यानी एक आम भाषा में खड़ी पत्ती, झंडा पत्ता जो भी कहते हैं, उस समय उसकी सुरक्षा के लिए जी एक टेबुकोना जाल नाम की दवाई का मैं उपयोग करता हूँ जिससे पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहता है। फसल में अभी हाल फिलहाल में हम देखें तो बीज भराव की स्थिति है या फूल निर्माण की स्थिति है, तो इस स्थिति में हमें खेतों में कौन कौन से काम करने चाहिए या फिर आप अभी हाल फिलहाल में खेतों में कौन से काम कर? मैं जब भी गेहूं में जिसको फ्लैग लीफ कहते हैं, कुछ लोग झंडा पत्ता, कुछ लोग खड़ी पत्ती, उसमें गेहूं में बीच सेंटर से एक चौड़ा पत्ता निकलता है। जैसे ही वो पत्ती मुझे दिखाई देती है पूरे खेत में, मैं 05234 जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का अनुपातिक रासायनिक खाद है, पाली में घुलनशील है, उसको घोलकर स्प्रे कर देता हूँ। और उसके बाद जब बाल निकल जाती है
तो बाल निकलने के बाद 0050 जिसमें टोटल पोटाश की मात्रा होती है उसका स्प्रे करता हूँ। कभी कभी 05234 का मैं डबल बार भी स्प्रे कर देता हूँ। जी हाँ। यादव जी, इसमें एक चीज और बताइए, आपकी किसी भी फसल में सिंचाई व्यवस्था बहुत ही अहम होती है, तो आप किस प्रकार से सिंचाई व्यवस्था अपनाते हैं? मैं जनरली 18 से 20 दिन में जी सिंचाई को दोहराता हूँ। परंतु कभी कभी फसल की स्थिति देख, क्योंकि जहाँ मैं खेती करता हूँ वो बहुत ही हल्की जमीन है, बहुत अधिक जल्दी पानी उसमें लगता है, तो उसमें मिट्टी के आधार पे देखते हैं कि जमीन से 1-1.5 इंच नीचे की जो मिट्टी है, अगर वो गीली है और उसको उठा के अपने हाथों से दबाने पर उसमें यदि लड्डू की शक्ल बन जाती है तो पानी कुछ रोक दिया जाता है, और यदि वो नहीं बनता तो तुरंत वहाँ पे पहले सिंचाई करनी पड़ती है। अच्छा, इसमें एक चीज और बताइए, आपकी पानी की व्यवस्था यानी सिंचाई व्यवस्था के साथ साथ हमें फसलों में कुछ अहम कार्य करने होते हैं। जैसे अगर हम गेहूं की फसल की बात करें तो इसमें सबसे अहम कार्य क्या होते हैं? सिंचाई के साथ अहम कार्य तो सबसे पहला फसलों का निरीक्षण करिए। जी। जैसे ही कोई व्याधि कोई बीमारी नजर आती है, यदि आपको अनुभव तो आप उसका इलाज करें, और नहीं तो तुरंत कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें। मैं जब भी ऐसी कोई समस्या होती है तो कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाजार से तुरंत फोन पे संपर्क करता हूँ, और मुझे फोन पर ही उनके द्वारा अच्छा सॉल्यूशन बता दिया जाता है, और उनके द्वारा निर्देशित दवाइयों का उपयोग करता हूँ, जिससे फसल मेरी स्वस्थ रहती है। कुल मिलाकर गेहूं की फसल किसानों के लिए फायदे का सौदा है, तो आप इस विषय में कुछ बातें बताइए। गेहूं की फसल यदि अच्छी देखरेख, अच्छी व्यवस्था की जाए तो किसानों के लिए काफी फायदे की फसल है, और जिनके पास पानी पर्याप्त है उनको अच्छी उत्तम वैरायटी लगाना चाहिए जिससे उपज अच्छी हो। वरना कम पानी वालों के लिए कम पानी की वैरायटी भी आती है जो उसको लगाया जाता है। जी, आप ये बताइए कि प्रति हेक्टेयर यानी हम कहें तो 2.5 एकड़ के आसपास जो जमीन होती है उसमें लागत कितनी लगती है, और इससे जो है हमें कितना मुनाफा प्राप्त होता है? मेरे अनुभव से प्रति एकड़ 10,000 रुपए का खर्चा सब मजदूर, खाद, बीज सहित आता है, और उत्पादन प्रति एकड़ अच्छा मेंटेन करने पे 20 से 24-25 कुंटल तक के आता है। अधिकतर 20-22 कुंटल आता है। इसके साथ साथ आपने अपने खेतों में, जैसे आपने कहा, सरसों की भी फसल लगा रखी है, तो सरसों से संबंधित हमें कुछ बातें बताइए कि इसके उत्पादन के लिए, यानी अगर हम इस उपज का इस्तेमाल अपने खेतों में करना चाहते हैं तो इसकी जो बुआई होती है वो किस प्रकार से करते हैं? सरसों का उत्पादन अच्छा लेने के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमको किसी भी हालत में 20 अक्टूबर तक उसकी बोनी कर देना चाहिए, और बोते समय रासायनिक उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद उसमें कीट नियंत्रण के लिए समय समय पर स्प्रे करना पड़ता है, क्योंकि सरसों की फसल में गेहूं की तुलना में अधिक कीटों का प्रकोप होता है, और उसमें पानी गेहूं की अपेक्षा कम लगता है। अगर 3 सिंचाई कर दी जाए तो सरसों का अच्छा उत्पादन मिल जाता है। कौन कौन सी वैरायटी का चुनाव करते हैं, यानी किन किस्मों का चुनाव आप अपने खेतों के लिए सरसों की फसल में करते हैं? वैसे सरसों की सभी फसल काफी वैरायटी है, परंतु मैंने 1605 राशि 1605 लगाई थी, जिसकी विशेष खूबी ये थी कि वो कटते समय फलियां चटकती नहीं थी। इस कारण से उसको लगाया गया था। हमारे एरिया में सरसों की खेती कम होती है, हमें भी अनुभव नहीं था, इसलिए चटकने की समस्या की डर से राशि 1605 लगाई, जो बहुत ही अच्छी वैरायटी निकली, और मुझे उसका बहुत ही अच्छा उत्पादन मिला। उत्पादन की हम बात कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि प्रति एकड़ सरसों में लागत क्या होती है और इसका उत्पादन आपको कितना प्राप्त होता है? सरसों में कुल लागत 6 से 7,000 रुपए एकड़ तक के मुझे महसूस हुई थी, और उत्पादन लगभग 1 एकड़ में 7 से 8 कुंटल के लगभग हुआ था।
कुछ अच्छी जमीन थी जहाँ 7-8 कुंटल का औसत आया था, कुछ जमीन में 5 कुंटल का भी औसत आया था। जी यादव जी, हमें ये बताइए, आपकी कुल मिलाकर हम ये चाहते हैं हम कृषि को लाभ का धंधा बनाएं, तो इस बारे में आपके विचार क्या कहते हैं? कृषि को लाभ का धंधा के लिए सबसे बढ़िया यह है कि उसमें अपन रासायनिक उर्वरों के ऊपर निर्भर न रहें और जैविक खाद का उपयोग करें। जहाँ तक संभव हो सके गोबर या गोबर से संबंधित जो खाद्य बनती है उनका उपयोग करें। हमारी कीट नियंत्रण में अगर हम जैविक नियंत्रण करें तो फसल की गुणवत्ता काफी अच्छी रहती है। इन सब बातों का ध्यान रखें तो हम खेती को लाभकारी धंधा बना सकते हैं। जी यादव जी, आपने इतना अमूल्य समय हमारे कार्यक्रम किसान वाणी के लिए दिया, हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए किसानों के लिए दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं, अभी हमने सुनी ये बातचीत जिसमें हमने जाना कि गेहूं और सरसों की फसल में हम किस प्रकार से कौन कौन से काम कर सकते हैं। कार्यक्रम में अब समय है आज के बाजार भाव का। तो कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति बैतूल से आज के बाजार भाव इस प्रकार रहे। सोयाबीन पीला न्यूनतम रहा 4200 रुपए, अधिकतम रहा 5400 रुपए और इसका प्रचलित भाव रहा 5200 रुपए प्रति क्विंटल। चने के लिए न्यूनतम रहे 4002 रुपए, अधिकतम रहे 5051 रुपए और इसका प्रचलित भाव रहा 4900 रुपए प्रति क्विंटल। मक्का के लिए न्यूनतम रहे 1403 रुपए, अधिकतम रहे 1750 रुपए और इसका प्रचलित भाव रहा 1340 रुपए प्रति क्विंटल। गेहूं के लिए न्यूनतम रहे 2375 रुपए, अधिकतम रहे 2651 रुपए और इसका प्रचलित भाव रहा 2585 रुपए प्रति क्विंटल। तो श्रोताओं, आज के बाजार भाव के साथ संपन्न होता है हमारा आज का कार्यक्रम किसान वाणी। तो दीजिए अनुमति अपने रेडियो दोस्त तरुण मालवी को जय राम जी की, जय जवान जय किसान। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।